अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये बुक का चैप्टर नंबर हमारा 15 है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम पहले अकाउंटिंग को जो है वो क्लियर करेंगे और फिर अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो जिक्र किया जाता है, फिर हमने इस वर्ड को जो है वो यहाँ पर इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि स्टार्ट हमारा अकाउंटिंग के वर्ड से हुआ है, तो पहले नंबर के ऊपर अकाउंटिंग को ही मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, जिसकी डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस हैं। 2 डेफिनेशंस इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं। सबसे पहले नंबर पे वो कहता है अकाउंटिंग इज़ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड communicating financial information to enable people inside and outside the firm to make इंफॉर्मेटिव डिसीजन। कहता है बेसिकली ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग हासिल करते हैं, उसके बाद उसे रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको जो है वो हम इस हालत में लेकर आते हैं कि ताकि लोगों को जो है उसकी समझ आ सके, चाहे वो इदारे के अंदर वाले लोग हैं या इदारे के बाहर वाले लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, ताकि उनको किसी भी किस्म का अगर कोई डिसीजन करना है तो वो डिसीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजीली वो अपना डिसीजन कर सकते हों। ऑपोजिट साइड के ऊपर इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में कहता है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहता है अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाइंग करते हैं। रिकॉर्डिंग से मुराद है कि जो भी लेन देन करते हैं पहले हम उसको लिख देते हैं। क्लासीफाइंग का उर्दू मतलब होता है कि हम उसको फिर ग्रुप्स की शक्ल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हर इन्फॉर्मेशन को अलग कर देते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब ये होता है लाइक अगर हमने पैसों पर लेन देन किया तो कितने का लेन देन किया उसको सेपरेट कर लेंगे, अगर उधार पर लेन देन किया तो किसके साथ किया उसको हम इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर लेते हैं। समराइजिंग कहा जाता है कि बहुत बड़ी मालूमात को अगर छोटा सा करके प्रेजेंट किया जाए तो वो आपकी समराइजिंग कहलाती है। एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और फिर एट द एंड ये रिजल्ट निकाला जाता है कि जितने भी बिजनेस के अंदर लेन देन किए गए हैं, आया उन लेन देन की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जब हम अकाउंटिंग के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं तो उसके जो यूज़र्स होते हैं ना, वो बहुत सारे लोग होते हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे होते हैं। उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही अपने कुछ डिसीजंस भी करने होते हैं। लाइक इनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लोगों के ऑनर, जिन्हें हम स्टॉक होल्डर्स कहते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, वो लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स कुछ आप लोगों के होते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट होती है। थर्ड नंबर पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर जो है वो आप लोगों के लीडर्स यानी कि सप्लायर्स आ जाते हैं। और 5वें नंबर के ऊपर जो है वो आप लोगों की गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह जो हैं या इकोनॉमिक प्लानर्स वाले जो होते हैं वो आपके सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कस्टमर ग्रुप्स भी जो हैं वो आपके शामिल होते हैं। अब एक तरफ लिखा हुआ है यूज़र्स कौन कौन है और अगले नंबर पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, यानी कि वो इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ऑनर्स के ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे स्टेक होल्डर आप लोग को स्टॉक होल्डर लिखा हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है कि ये इदारे की इन्फॉर्मेशन इसलिए हासिल कर रहे होते हैं ताकि मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि वो डिसीजन कर सके क्योंकि उनको मजीद बिजनेस में कितने पैसे लगाने चाहिए, कितने पैसे लगाने की ज़रूरत है। और इसी के ऊपर एक पॉइंट उसने लिखा हुआ है एवेल्यूएट ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, और फिर वो इसलिए भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं ताकि उनको पता चले कि बिज़नेस के अंदर जो काम किया जा रहा है क्या वो काम प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे जिस तरह से प्लानिंग थी क्या काम उसी तरीके से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट तो नहीं आ रही। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो वो कहते हैं प्लान एंड कंट्रोल, फिर वो देखते हैं जो प्लानिंग है उसी के मुताबिक काम है और वो प्रॉपर्ली कंट्रोल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करवाने की सेंस में जो है वो इसको इस्तेमाल करता है। लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बेसिकली आप लोगों को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं क्रेडिट रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें वो बेशुमार चीज़ों को जो है वो देख रहे थे कि आपके पास जो पैसा है उसका क्या हिसाब किताब है, कहीं आने वाले दिनों में जो है वो आप फ्लॉप हो कितनी मार्केट के अंदर बैठ जाएंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज की अगर बात की जाए तो उनका बेसिकली एक ही मेन पर्पस होता है कि उन्होंने आपके ऊपर टैक्स वगैरह जो है वो यहाँ पे लगाना होता है, तो उन्होंने इसलिए भी आपकी इन्फॉर्मेशन देखनी होती है कि आप लोगों ने पूरे साल में कमाया कितना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है ओपन बुक मैनेजमेंट। ओपन बुक मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें 3 मेन पॉइंट होते हैं ओपन बुक मैनेजमेंट के अंदर। ओपन बुक मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले नंबर पे ये कहते हैं कि इसमें हम अपनी जो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं, जैसे स्टार्ट में से यहाँ पे लिखा भी हुआ है शेयरिंग सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो ख़ास मालूमात होती है वो शेयर की जाती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़े तो उसको वो हैंडल किस तरह से कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उनको वो चीज़ यहाँ पर सिखानी होती है। तो ओपन बुक मैनेजमेंट में ये है कि हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ लोगों को गाइड भी करते हैं कि आपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाने हैं, उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर उसने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है एम्प्लॉय को, कि हम एम्प्लॉय को जो है वो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको फिर बताते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। सेकेंडली जो पॉइंट उसने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें बताया कहते हैं व्यूइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कहते हैं फिर हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसको इस तरीके से बनाते हैं कि ताकि जब उसको व्यू किया जाए तो वो हमारी मदद कर सके कि हम लोगों ने जो फैसला करना है कंपनी के हवाले से
तो वो फैसला जो है वो किस तरह का होना चाहिए ताकि जिससे कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जा सके, कंपनी को जो है वो मुनाफा और कंपनी कामयाबी की तरफ जाए, कंपनी को लॉस वगैरह जो है वो उसके अंदर कम हो। और फिर मेनली ये जो सेकंड पॉइंट है ये तो जो इदारे के अंदर वाले लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू को आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो आपके इदारे के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो ये देखते हैं कि भाई अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा कहीं मेरी रकम डूब तो नहीं जाएगी, मुझे उसके ऊपर रिटर्न अच्छा मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा कि ना होने के बराबर मिलेगा। तो इसलिए भी जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। अगले नंबर पर अगर बात की जाए तो अगली स्लाइड हमारे पास आती है जिसका नाम है बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अकाउंटिंग। कहते हैं आज के दौर के अंदर बिजनेस जो है उसकी काफ़ी सारी एक्टिविटी के अंदर जो है वो अकाउंटिंग जो है वो आप लोगों की जो है वो मैटर करती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में हम लोगों को अगर बात करें तो फाइनेंसिंग में कहते हैं कि डे 1 हम लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, कितना पैसा हो कि हम इजीली अपना सेटअप जो है वो लगा सकते हैं और अपने बिजनेस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फाइनेंसिंग आ जाती है। फिर इन्वेस्टिंग से मुराद क्या है, जारी बात है जब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास पैसा आया तो आपने उस पैसे की फिर डिवीजन करनी है कि भाई मुझे कितनी मालियत का जो है वो एसेट खरीदना चाहिए और कितनी मालियत का एसेट मुझे रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस के सेटअप को चलाने के लिए। लाइक मैंने जो प्रोडक्ट बनानी है वो 1 लाख लोगों के लिए है, तो 1 लाख लोगों के लिए प्रोडक्ट एक दिन में अगर बनती है तो उसके लिए कौन सी वाली मशीनरी जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मशीनरी मैंने खरीद ली है 2 दिन के बाद ख़राब हो रही है, फिर मैं माल नहीं बना पा रहा, पीछे से लोगों का ऑर्डर आना जो है वो शुरू हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर देखी जाती हैं। और लास्ट इसका जो पॉइंट है उसके अंदर आ जाता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में जो मेन फोकस होता है वो सेलिंग ऑफ गुड्स के साथ होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले नंबर पे जो मैटर किया जाता है वो एक्सपेंसेस को जो है वो बेस बनाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने चीज़ों को सेल करने के लिए जो चीज़ें बनाई हैं उनके अगेंस्ट हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं और हमने जो उसकी प्राइस रखी हुई है वो बहुत कम है। समटाइम ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि रॉ मटेरियल की प्राइस जो है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। रीज़न कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और हमने प्राइस उसकी कम रखी हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इदारे जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। लाइक अगर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखें तो आज के दौर में कंपनी वालों ने क्या किया हुआ है, चीज़ की प्राइस वही रखी हुई है। लाइक हम लोग एक चिप्स लेते थे 5 रुपये वाली, तो पहले उसके अंदर से एक अच्छी खासी क्वांटिटी निकलती थी, लेकिन अभी भी प्राइस वही है, ₹5 ही है या ₹10 है या ₹20 है या 25 है या 30 है, प्राइस अभी भी वही है, लेकिन उन्होंने उसकी क्वांटिटी को वहाँ पर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये चीज़ इसके अंदर बड़ी मैटर करती है कि उसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आती है उसके अंदर बताता है, कहता है अकाउंटिंग प्रोफेशनल की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल में बेसिकली हम अकाउंटेंट्स को लेकर जो है वो बात करते हैं। तो 3 तरह के हमारे पास अकाउंटेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है पब्लिक अकाउंटेंट्स, दूसरे होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और तीसरे हमारे पास होते हैं गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटेंट्स। पब्लिक अकाउंटेंट्स की अगर बात की जाए तो पब्लिक अकाउंटेंट्स बेसिकली ऐसे अकाउंटेंट्स होते हैं जो किसी भी इदारे के अंदर काम नहीं करते, ये किसी भी इदारे के परमानेंट एम्प्लॉई नहीं होते। ये डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो फ्राहम करते हैं और उन सर्विसेज को फ्राहम करने के अगेंस्ट उनसे पैसे चार्ज करते हैं। ये बेसिकली आउटसाइडर्स होते हैं हमारे। इनकी सबसे बड़ी अगर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे काउंट करूँ तो इनमें एग्जांपल में आप लोगों के पास जो ऑडिटर है वो आप लोगों को आ जाता है, जो आपके कंसल्टेंट होते हैं जिनसे आप मशवरा वगैरह लेते हैं, वो लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो अकाउंटेंट होते हैं जिनका ताल्लुक इदारे के साथ होता है। ये इदारे के परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना भी बिजनेस के अंदर लेन देन हुआ है इन्होंने उस लेन देन को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है और फिर उसके में से रिजल्ट निकाल के अगले को बताना होता है कि भाई ये सारी की सारी प्रोग्रेस है, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। अगले नंबर पर लिखा है गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटेंट। बेसिकली गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटेंट भी आप लोगों के जो हैं ये सेम मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरह ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये गवर्नमेंट के जो हैं वो एम्प्लॉई होते हैं। ऊपर वाले जो हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ये बेसिकली प्राइवेट इदारों के होते हैं, जो नीचे वाले हैं ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के जो हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने हिसाब किताब जो है वो सारे के सारे बनाकर उनके आगे रखने थे ताकि उनको पता चल सके, उसमें से एक इन्फॉर्मेशन सामने आ सके कि किस वक्त क्या डिसीजन किया था, उस डिसीजन का क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। नेक्स्ट आता है, कहता है फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अगर अकाउंटिंग सिस्टम की फाउंडेशन की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है गैप। गैप जिसका मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें यह कहा जाता है कि आपने बिजनेस के जो हिसाब किताब है उनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि उनको हर बंदा जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हो और वो समझ में भी आ सकते हों। जिस वक्त भी कोई भी बंदा इसको उठाए, उस इन्फॉर्मेशन को देखे, उसको उसी वक्त उसकी समझ आ जाए। तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। लाइक आपने जिस साल पहले हिसाब किताब बनाया अगले साल भी आपने उसी
तरीके को फॉलो करना है, उससे अगले साल भी उसी को फॉलो करना है। उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने किसी किस्म की कोई चेंज नहीं लेकर आनी। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने डे 1 बनाए तो आपने उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना है, आगे लेकर चलना है। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हों कि अगर एक पढ़े लिखे या एक अनपढ़ शख्स को भी समझाया जाए तो वो ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी का दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका नाम है FASB। FASB जो है ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ये आप लोगों का USA का इदारा है, जिसने क्या किया था, गैप के अंदर आके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी थी। अगर हम गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कुछ चेंज वगैरह लेकर आते हैं तो दैन उसको फिर हम गैप का नाम नहीं देते, हम उसको फिर नाम किसका दे देते हैं, FASB का हम उसको नाम देते हैं। लाइक अगर मैंने पहले जो हिसाब किताब बनाए थे, अगले साल मैंने हिसाब किताब को चेंज कर दिया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन करने के बाद मैंने कहा जी अब अमेरिकन के मुताबिक जो है वो मैंने बना दिया है, तो दैन वो FASB का जो है वो पार्ट होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो अकाउंटिंग है उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के दो तरीक़ेकार होते हैं, एक होता है हमारे पास अमेरिकन और एक होता है हमारे पास ब्रिटिश। अगर हम लोग ब्रिटिश के तरीके के साथ अपने हिसाब किताब को बना रहे हैं तो दैन वो गैप के तरीके को जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर अमेरिकन के तरीके को हम बीच में थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें तो उसकी वजह से थोड़ी सा जो है वो आपका प्रोसीजर चेंज हो जाता है, तो दैन उसे FASB का जो है वो यहाँ पे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट अगले नंबर के ऊपर जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है अकाउंटिंग साइकिल। बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल जो है इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है ट्रांजैक्शन के बाद दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आती है रिकॉर्डिंग के बाद तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आती है क्लासीफाइंग के बाद समराइज के बाद होती है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम नॉर्मली फाइनल अकाउंट का भी जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, नाम देते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें होता क्या है। पूरे साल में जितना भी हम लोगों ने लेन देन किया होता है हम उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड से मुराद हम उसके जर्नल एंट्रीज जो है वो यहाँ पर पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन से मुराद कि हम उसके लेजर अकाउंट जो है वो यहाँ पर मेंटेन करते हैं। लेजर अकाउंट जैसे मेंटेन कर लिए जाते हैं तो उसके बाद उसकी समराइजिंग होती है। समराइजिंग के लिए हम उसके ट्रायल बैलेंस को जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए डिफरेंट तरीकों के साथ जो है वो स्टेटमेंट्स बनाती है। यहाँ पे कोई इदारा जो है वो इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाता है, कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। उसके बाद जो है वो फिर इसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है। फिर उसके बाद जो है वो ओनर्स की जो है वो स्टेटमेंट बनाई जाती है। फिर कैश फ्लो की जो है वो स्टेटमेंट बनाई जाती है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा जो है वो आपका यहाँ से गया। अगले नंबर पे जो आपके पास स्लाइड आती है उस स्लाइड में उसने लिखा हुआ है, कहता था अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको चौथी वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बेसिकली होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम देते हैं। बेसिकली ये हमें बताते हैं कि जो आपके एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं आपकी लायबिलिटीज़ और प्लस ओनर इक्विटी के। लेकिन इससे पहले हमें ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे सीखने पड़ेंगे कि एसेट्स क्या हैं। एसेट्स के बारे में अगर आसान से आसान अल्फाज में तो इसमें कहा जाता है कोई भी कीमती चीज़ जो बिज़नेस की ओनरशिप के अंदर हो उसे हम लोग जो है वो यहाँ पे नाम देते हैं कि वो बिज़नेस का एसेट कहलाता है। ऊपर डेफिनेशन में जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एनीथिंग ऑफ द वैल्यू ओन्ड और लीज्ड बाय अ कंपनी। कहते हैं कोई भी चीज़ जो कंपनी ने जो है वो खुद खरीद के रखी हो या उधार पे लेके रखी हो, जिसकी वो इंस्टॉलमेंट वगैरह वहाँ पे कर रही हो, तो कहता है वो आपके लिए आपका क्या है, वो आपका एसेट है। लायबिलिटीज़ की बात कीजिए तो ये वो तमाम अमाउंट्स होती हैं जो आपने जो है वो पे करनी होती हैं, ये आपके अगेंस्ट जो है वो आपके जो है वो एसेट्स होती हैं। ऑनर इक्विटी को अगर आसान से आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो ऑनर इक्विटी में कहा जाता है द राइट ऑफ ऑनर। इसमें मालिक का जो हक है, क्योंकि ऑनर का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है द राइट ऑफ ऑनर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। जारी बात है आपने मालिक का जो है उसका पैसा उसको कल को पे करना, अगर पे आप नहीं कर पाते तो फिर आपका वो पैसा कैसे पे होगा, आपके एसेट्स को सेल आउट करके। इसी को तीनों को पॉइंट्स को मिला के उसने क्या कह दिया, नीचे आपको उसने टर्म बना दी जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें से क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो रिलेशनशिप को शो करती है एसेट्स और लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के दरमियान। डबल एंट्री बुक कीपिंग की अगर बात की जाए तो बेसिकली बिजनेस के अंदर जब भी हम लेन देन करते हैं तो हर लेन देन के मिनिमम जो है वो आप लोगों के दो इफेक्ट जो है वो यहाँ पर पास होते हैं, एक डेबिट के अंदर और एक इफेक्ट आप लोगों का जो है वो क्रेडिट के अंदर जो है वो पास होता है। तो इसमें अगर इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो ये डेफिनेशन में आसान से आसान अल्फाज में हम लोग यही कहते हैं अ सिस्टम इन विच टू फॉर रिस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, तो हम उसको जो है वो नाम दे देते हैं कि वो आप लोगों का डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन अकाउंटिंग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के दौर के अंदर, चूँकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी जो अकाउंटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। उन सॉफ्टवेयर में हम एक वर्ड को जब एंटर करते हैं, उसकी अमाउंट प्लेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका सारे का सारा काम जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो जाता है, जिसमें वो उसकी एंट्री भी खुद ब खुद पास कर देता है। एंट्री पास करने के साथ साथ उसके लेजर, उसका ट्रायल बैलेंस, उसका फाइनल अकाउंट खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जनरेटेड वो चीज़ होती है। अगले नंबर के ऊपर अगर इसी में अगले पॉइंट की बात की जाए
तो आज के दौर के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं कि भी उनका जितना भी सिस्टम है वो सारे का सारा समराइज़ होकर उनके आगे आए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड वो टू द पॉइंट उनको मिले। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर चले जाते हैं तो पहले लोग क्या करते थे, प्रॉपर एक लिस्ट बनाते थे कि भी फ़लाँ प्रोडक्ट खरीदी गई, उसकी ये प्राइस है, इतनी क्वांटिटी खरीदी गई। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम के आने की वजह से वो सिर्फ उसके ऊपर उसको एक बार स्कैन करते हैं, क्वांटिटी प्लेस करते हैं, प्राइस खुद ब खुद आती जाती है, खुद ब खुद उसको मल्टीप्लाई करती चली जाती है। और लास्ट उसने इसका जो इम्पैक्ट बताया हुआ है, लास्ट इम्पैक्ट में क्या वो बता रहे कहते हैं कि कुछ हमारे छोटे इदारे हैं और दरमियाने तबके के जो इदारे हैं, दरमियाने लेवल के जो इदारे हैं, उनके लिए भी जो है कुछ हद तक जो है इस सॉफ्टवेयर के आने की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अकाउंटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने जो है वो थोड़े से आसान हो चुके हुए हैं। बैलेंस शीट की अगर नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी आती है, बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम लोगों को बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन में उसकी क्या चीज़ होती है, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं कि उनके दरमियान वो हमें बताती है कि कंपनी के एसेट्स कितने के और कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं वो कितने की हैं। और दूसरी चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बैलेंस शीट होती है ये हमेशा किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम की होती है, एक स्पेसिफिक डेट की होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वेरिएशन आप लोगों की आती रहती है। अगर मैं ये कहूँ कि जो बैलेंस शीट दी गई है पूरा साल बैलेंस शीट ऐसे ही रही है तो ये बात हमेशा गलत होगी, क्योंकि इसके अंदर अप डाउन जो हैं वो आप लोगों के लगे रहते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मेट जो है वो आपके सामने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है बैलेंस शीट का, जिसमें अगर आप लोगों को मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो उसमें वो बताता है कि जी पहले आपने अपने करंट एसेट्स को लिखना होता है, उसके बाद जो है वो आपके फिक्स एसेट्स आ जाते हैं, फिक्स को लिखने के बाद नीचे आप लोगों के जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स आप लोगों के आ जाते हैं, फिर करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और फिर आप लोगों का जो है वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ऑनर इक्विटी का पोर्शन होता है वो वाला आ जाता है, जिसे शेयर होल्डर इक्विटी भी कहा जाता है। इसको इतना यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा थ्रेटिकल बेस ये टॉपिक है, तो थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बाकी जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पॉइंट को जो है वहाँ पे रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट को बनाने से हम लोगों को पता चल जाता है कि इदारे को कितना नफ़ा या कितना नुकसान हुआ, और जब इस स्टेटमेंट को बनाया जाता है तो इस स्टेटमेंट को बनाते वक्त उस इदारे के तमाम इनकम और तमाम एक्सपेंसेस जो हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है। तो इसमें जो बेसिकली रिपोर्ट बनती है वो आप लोगों की इनकम और एक्सपेंस की रिपोर्ट होती है। इनकम जिसे हम लोग रेवेन्यू का नाम भी देते हैं, तो आपने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का यहाँ पे कंपैरिजन करना होता है, जिसकी बेस के ऊपर आपके सामने रिपोर्ट आ जाती है आपके बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। अगेन नीचे इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट जो है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे सेल्स आ जाती है कि सामान बिका कितना था, उसके बाद जो है वो आप लोगों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो चीज़ें आप लोगों ने बेची हैं उन चीज़ों को बनाने के ऊपर आप लोगों के एक्सपेंसेस कितने हुए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरतीब के साथ आपके सामने लिखी हुई हैं, जिसमें आपने अपने कोई इंटरेस्ट वगैरह चीज़ का पे किया तो वो आ जाएगा, उसके बाद आपका टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एडलेस कर लेने के बाद तब आपको पता चलता है कि आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो ज़्यादातर मैं इसके जो है वो सैम्पल के ऊपर नहीं जा रहा, उसकी रीज़न ये है कि ये जस्ट एक आप लोगों की जो है वो बताया गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना होता है। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अभी हम अपने टॉपिक को यहाँ तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद